हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है सिसरो के राजनीतिक विचार के बारे में। ये वीडियो सिसरो के प्रलेख के दो उद्देश्य रही हैं। एक तो रोमन निवासियों का उच्चतम नैतिकता का रोमन निवासियों को उच्चतम नैतिकता का प्रशिक्षण देना, और दूसरा तत्कालीन उद्देश्य था रोमन गणतंत्रीय व्यवस्था को पुनः प्राप्त करना। एक और वह रोम के सम्मुख एक आदर्श राजनीतिक जीवन का मापदंड स्थापित करना चाहता था। तो दूसरी ओर रोमनों का ध्यान वह इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता था कि अपने इतिहास के अब तक के अधिकांश काल में रोम आदर्श राजनीतिक जीवन की दिशा में बढ़ता जा रहा था, किंतु रोम के वर्तमान राजनेता उसके राजनीतिक जीवन को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। अपने विचारों के द्वारा सिसरो मुख्यतः यही प्रयास कर रहा था कि वह रोम में ऐसी जनचेतना पैदा कर सके जो रोम के कर्णधारों को इसके राजनीतिक जीवन के साथ खिलवाड़ करने से रोक सके। तो सिसरो का जो प्रलेखों के दो उद्देश्य रहे, एक तो रोमन निवासियों का क्या करना था, नैतिकता का उच्चतम नैतिकता का प्रशिक्षण देना। दूसरा ये था कि तत्कालीन उद्देश्य था कि जो रोमन गणतंत्रीय व्यवस्था को क्या करना था, पुनः प्राप्त करना था। एक और वह रोम के सम्मुख एक आदर्श राजनीतिक जीवन का मापदंड स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर वह इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि इतिहास के अब तक के अधिकांश काल में रोमन क्या है, आदर्श राजनीतिक जीवन की दिशा में बढ़ता जा रहा था, किंतु जो रोम के वर्तमान राजनेता थे वो क्या थे, उसके राजनीतिक जीवन को क्या कर रहे थे, गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। अपने विचारों के द्वारा सिसरो मुख्यतः यही प्रयास कर रहा था कि वह रोम में ऐसी जनचेतना पैदा कर सके, रोम के कर्णधारों को इसके राजनीतिक जीवन के साथ खिलवाड़ करने से रोक सके। तो इसके सिसरो के प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया राज्य संबंधी विचार। राज्य को सिसरो जनता का विषय मानता है। वह जनता के संदर्भ में अपने राज्य विषयक विचार अभिव्यक्त करता है। सिसरो राज्य की परिभाषा इस प्रकार देता है। कॉमनवेल्थ उसका मतलब राज्य है। कॉमनवेल्थ जनता का है और जनता मनुष्य की कोई भीड़ नहीं है जो किसी प्रकार से एकत्र हो गई। जनता एकत्रित जनसमूह है जो सामान्य विधि और सामान्य भलाई का उपयोग करने के बंधन में बंधा हुआ है। इस प्रकार राज्य एक संगठित निकाय है। यह उन लोगों का संगठन है जो कानून, अधिकारों की मान्यता और एक दूसरे के हितार्थ कार्यों में भाग लेने की इच्छा से एक सार्वजनिक समझौते द्वारा बंधे होते हैं। तो सिसरो के जो राज्य की डेफिनेशन थी, राज्य की परिभाषा, कॉमनवेल्थ मतलब उसका मतलब है कि कॉमनवेल्थ मतलब राज्य जनता का है और जनता मनुष्यों की कोई भीड़ नहीं है जो किसी प्रकार से एकत्र हो गई हो। जनता एकत्रित क्या है, जनसमूह है जो सामान्य विधि, सामान्य भलाई का उपभोग करने के लिए बंधन में बंधे हुए हैं। दूसरा हो गया राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सिसरो के विचार। अरस्तु की भांति सिसरो राज्य को प्राकृतिक नहीं मानता था, जबकि अरस्तु प्राकृतिक मानता था राज्य को। वह इसे निर्मित एवं शासित वर्ग की सहमति पर आधारित मानता है। सिसरो कई बार ऐसा आभास होता है कि सिसरो होब्स की भांति किसी समझौते से राज्य की उत्पत्ति मानता है, किंतु सही मायने में समझौते की जगह वह सहमति को राज्य के निर्माण का आधार मानता है। तो ये सहमति को क्या मानता है, राज्य का निर्माण का आधार, जबकि हॉब्स समझौते को मानता है। उसके शब्दों में सिसरो के राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति में एकीकरण है। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति न तो किसी समझौते के द्वारा हुई है और न ही शक्ति या बल के द्वारा, वरन इसकी उत्पत्ति तो मनुष्यों के समाज में रहने की इच्छा और समाज के प्रति निष्ठा के कारण हुई है। राज्य की उत्पत्ति तो अनिवार्यतः जनता की स्पष्ट सहमति और विधि सिद्धांत के आधार पर हुई है। तीसरा हो गया राज्य और समाज और राज्य के बारे में सिसरो के विचार। सिसरो ने प्लेटो तथा अरस्तु की भांति समाज और राज्य को पर्यायवाची नहीं माना है। सिसरो ने वह इनके भेद को पूर्ण रूपेण समझता था। वह समाज को राज्य से अधिक प्राचीन तथा व्यापक संस्था मानता था। सिसरो वह यह भी नहीं मानता था कि राज्य व्यक्ति से पूर्व निर्मित है। राज्य की सदस्यता स्वीकार करने से पूर्व वह मानव के सामाजिक अस्तित्व को स्वीकार करता है। वो क्या करता है कि राज्य की सदस्यता स्वीकार करने से पूर्व क्या मानव के स्वतंत्र अस्तित्व को, सामाजिक अस्तित्व को स्वीकार करता है। मनुष्य का अस्तित्व
तथा उसका सामाजिक जीवन उसे राज्य की पूर्व की वस्तुएं प्रतीत होती हैं। राज्य की सदस्यता से पूर्व के अपने जीवन में शिशु का मानव अरस्तु के मानव की भांति न तो पशु ही है और न ही देवता। राज्य शून्य जीवन के युग में भी उसका मानव ही रहता है। शिशु राज्य के पूर्व के काल के मानव को एक विश्व राज्य में ईश्वर के साथ निवास करते हुए एवं प्राकृतिक कानून में शासित देखता है। राज्य की सदस्यता के कारण व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सीमितता आती है, क्योंकि राजनीतिक समाज के रूप में व्यक्ति केवल उन लोगों के द्वारा निर्मित समाज का अंग बन जाता है जो किसी राज्य के उसी की भांति सदस्य हैं, जबकि राज्य से पूर्व के काल में व्यक्ति विश्वव्यापी समाज का सदस्य था। चौथा हो गया शासन और सरकार के बारे में सिसरो के विचार। सिसरो के अनुसार राज्य को कायम रखने के लिए सरकार का होना आवश्यक है। तो उसका ये मानना था कि राज्य को कायम रखने के लिए सरकार का होना आवश्यक है। राज्य में शासनाधिकारियों को शासन कार्य के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए कि सरकार उसके हाथों में सौंपी गई जनता की अमानत मतलब ट्रस्ट है। सिसरो के अनुसार राज्य सरकार के भिन्न भिन्न रूप हो सकते हैं। सरकार एक व्यक्ति या कुछ चुने हुए व्यक्तियों या पूरी जनता के हाथों में हो सकती है। तो सरकार क्या हो सकती है? एक व्यक्ति कुछ चुने हुए व्यक्तियों और पूरी जनता के हाथों में हो सकती है। यदि न्याय और सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए शासन का संचालन होता है तो सरकार वैध है। सिसरो के अनुसार अगर सरकार अन्यायपूर्ण है, चाहे वह राजा की हो या कुछ चुने हुए व्यक्तियों या जनता की ही क्यों न हो, तो राज्य को भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा, बल्कि यह कहा जाएगा कि वह राज्य ही नहीं जिस जगह पर एक व्यक्ति द्वारा सबका दमन होता है और जहाँ पर कानून का कोई बंधन नहीं है, नहीं सच्ची संविधा और एकता हो, उसे कॉमनवेल्थ नहीं कहा जाएगा। तो उसने क्या कहा था कि सरकार सिसरो के अनुसार ही था कि अगर सरकार अन्यायपूर्ण है तो चाहे वो एक राजा की हो, चाहे कुछ व्यक्तियों की, बहुत सारे व्यक्तियों की हो, अगर तो भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा उसे, बल्कि यह कहा जाएगा कि वह राज्य ही नहीं है अगर सरकार अन्यायपूर्ण है तो उसे भ्रष्ट ही नहीं बल्कि ये कहा जाएगा कि वहाँ पर कॉमनवेल्थ में राज्य ही नहीं है। पांचों हो गए राज्य संबंधी न्याय संबंधी विचार सिसरो के। प्लेटो की भांति सिसरो भी न्याय के विचार को अपने आदर्श राज्य का केंद्रीय विषय माना है। तो प्लेटो की भांति इसने भी क्या, सिसरो ने भी न्याय के विचार को अपने राज्य का आदर्श मानता है, परंतु राज्य की प्रकृति और न्याय के सिद्धांत के विषय में सिसरो के विचार प्लेटो से भिन्न है। वह यह नहीं मानता कि कॉमनवेल्थ मतलब राज्य एक पद सोपानात्मक समाज है, जैसा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य में समाज को निम्न और उच्च वर्गों में बांटा है। वह प्लेटो की भांति व्यक्तियों की प्राकृतिक असमानता नहीं वरंतु समानता में विश्वास करता है। तो सिसरो प्राकृतिक असमानता में नहीं बल्कि समानता में विश्वास करता है। सिसरो के अनुसार न्याय उस प्राकृतिक कानून के अनुसार आचरण करने में निहित है जो कि सद्विवेक राइट रीजन का आदेश है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति विवेक संपन्न होता है, इसलिए वे सभी समान हैं। सिसरो के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों और योग्यताओं में सभी मनुष्य समान हैं और जो आज समानता देखते हैं वह सामाजिक संस्थानों द्वारा ये उत्पन्न की गई है। इसलिए सिसरो के अनुसार न्याय सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता को प्रदान करने और प्रत्येक को उसका अधिकार देने में निहित है। सिसरो के अनुसार अधिकारों की रक्षा न्याय का मूल आधार है। इस संबंध में सिसरो लिखता है कि हमारी सांसारिक बुद्धिमत्ता हमें अपनी संपदा और शक्ति का विस्तार करने के लिए प्रेरित करती है। न्याय हमसे मांग करता है कि हम दूसरे व्यक्तियों की संपदा और उसके अधिकारों का सम्मान करें। इस प्रकार न्याय व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और इन्हें कर्तव्य पालन का आदेश देता है। अब दासता संबंधी विचार सिसरो के। दास प्रथा को क्या करता था सिसरो? नेग्लेक्ट में स्वीकार करता है, अनएक्सेप्ट करता है, इसे अस्वीकार करता है। न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त करने के दासों का अधिकार का वह क्या है? समर्थक है। वह उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व का समर्थक है। वह उन्हें न्यायोचित एवं मानवोचित व्यवहार का पात्र मानता है। वह चाहता है कि यदि उन्हें दासों को बंधन मुक्त न किया जा सके तो कम से कम आजीवन किराए पर लिए गए श्रमिकों के रूप में उनकी मान्यता दी जाए। कानून संबंधी विचार सिसरो के। सिसरो कानून का इतना बड़ा भक्त था कि
उसने गणतंत्र की व्याख्या कानून के परिप्रेक्ष्य में की है। श्रेष्ठ गणतंत्र कानून के बंधन से बंधा है, जबकि निकृष्ट राज्य में कानून का अभाव होता है। एक स्थान पर वह लिखता है कि कानून के अंतर्गत एक समाज होने के अतिरिक्त एक राजनीतिक समाज अन्य कुछ नहीं है। सिसरो के अनुसार कानून दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया प्राकृतिक कानून, दूसरा हो गया राज्य निर्मित कानून। कानून के स्वरूप को व्यक्त करते हुए सिसरो स्टोइक विचारकों के द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक कानून की धारणा का समर्थन करता है। उसके अनुसार सच्चा कानून प्रकृति के साथ अनुकूलता रखने वाली समबुद्धि है। वस्तुतः एक ही कानून है और वह सही विवेक है। वह प्रकृति के अनुसार है, वह सब मनुष्यों के ऊपर लागू होता है और अपरिवर्तनशील तथा शाश्वत है। यह कानून मनुष्यों को आदेश देता है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह कानून मनुष्यों को गलत काम करने से रोकता है। सिर्फ एक कानून होता है, वह शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। वह सब कालों में सब मनुष्यों के ऊपर बंधनकारी है। मनुष्यों का केवल एक समान स्वामी और वह ईश्वर है। वही इस कानून का निर्माता, व्याख्याता और प्रयोक्ता है। जो व्यक्ति इस कानून का पालन नहीं करता वह अपने उत्कृष्ट स्वरूप से वंचित हो जाता है। तो ये हो गया उसका कानून संबंधी। धन हो गया प्राकृतिक कानूनों को सिसरो अधिनियम कानून इस कारण नहीं मानता था कि अधिनियमित कानून में विकारग्रस्त होने की बड़ी संभावना होती है। सिसरो के अभिमत में कानून की प्राकृति जन्य ही माना जाए, निर्मित नहीं। वह इसे ईश्वरीय अनुकंपा अथवा देन के रूप में सर्वमान्यता प्राप्त कराना चाहता है। इस सही विवेकजन्य कानून को वह एक ऐसी कड़ी मानता है जो ईश्वर तथा मानव को जोड़ती है। सही विवेक ही वह वस्तु है जो ईश्वर तथा मानव में समान रूप में पाई जाती है। राज्य द्वारा निर्मित केवल ऐसे ही कानूनों को वह वास्तविक रूप से कानून मानता है जो सही विवेक की प्रेरणा के आधार पर निर्मित हो। यदि ऐसा नहीं है तो विभिन्न राज्यों के समय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्मित विभिन्न प्रकार के केवल अनुग्रह मात्र के लिए कानून के नाम से पुकारे जाते हैं, वस्तुतः वे कानून होते हैं। सिसरो प्राकृतिक कानून और राज्य निर्मित कानून को दो भिन्न वस्तुएं मानता है। उसने प्राकृतिक कानून को श्रेष्ठ माना है। यह सही विवेक द्वारा निर्मित एवं ईश्वर प्रदत्त हैं। इनकी व्यापकता निर्विवाद है। ये सभी के लिए समान रूप से पालन किए जाने योग्य हैं। इसके विपरीत राज्य द्वारा निर्मित कानून न तो व्यापक ही हो सकते हैं और न ही सार्वमान्य ही। उसका पालन भी समूचे मानव समाज के लिए समान रूप से अनिवार्य नहीं है। अतः सिसरो के अनुसार राज्य निर्मित कानून उस स्थिति में अनुचित एवं मान्य हो सकते हैं जबकि वे प्राकृतिक कानून के अनुरूप हों, अन्यथा नहीं। मानव की प्राकृतिक समानता का विचार। सिसरो के राजनीतिक विचारों की एक प्रमुख विशेषता मानव मात्र की प्राकृतिक समानता स्वीकृत विषयक विचार है। कानून संबंधी अपने विचारों की अभिव्यक्ति के दौरान ही सिसरो ने इस विचार को प्रकट किया है। इस विचार की दार्शनिक प्रेरणा उससे स्टोइक दर्शन से मिली है। वस्तुतः सिसरो का प्राकृतिक कानून का सिद्धांत एक अन्य सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है, वह है मनुष्य की प्राकृतिक समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत राजनीतिक दर्शन को स्टोइक विचारधारा की सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है। इस विचार के अनुसार मनुष्य धन, विद्या तथा शारीरिक बल में समान नहीं है, किंतु बुद्धि पर उन सबका समान अधिकार है। इस दृष्टि से वे सबके सब समान प्राणी हैं। असमानता पाप से उत्पन्न होती है, प्रकृति से नहीं। वह मनुष्य जनित है, प्राकृतिक नहीं। समानता पर बल देते हुए उसने कहा कि कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के साथ संसार में इतना गहरा सादृश्य नहीं रखती है जितना एक मनुष्य के साथ दूसरे मनुष्य का होता है। मनुष्यों को पशुओं से ऊंचा उठाने वाली बुद्धि सब में समान रूप में पाई जाती है। यह इसका पर्याप्त प्रमाण है कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता है। अब हो गया सिसरो का राजनीतिक दर्शन का मूल्यांकन। जो सिसरो के दर्शन में मौलिकता, सिसरो के जो राज दर्शन है उसमें मौलिकता का भाव है। जहां उसने मिश्रित संविधानों का ऐतिहासिक चक्र का सिद्धांत पॉलीबियस से ग्रहण किया था, वहीं स्टोइक से प्राकृतिक कानून का विचार अपना लिया। सेवाइन के अनुसार उसका दर्शन स्टोइक दार्शनिकों के विचारों का संकलन मात्र है। पॉलीबियस के सिद्धांतों की उसने पुनरावृत्ति की है।
आलोचकों का यह भी कहना है कि उसके विचार इतने स्पष्ट नहीं जितनी प्रभावशाली उसका भाषा है। वह राज्य की सत्ता जनता के हाथों में रखना चाहता है, लेकिन जनता से उसका अर्थ क्या है स्पष्ट नहीं है। उसके कानून संबंधी विचारों से ऐसा लगता है कि वह राजनीतिक चिंतन के बजाय आध्यात्मिक चिंतन अधिक है उसका। सिसरो जो सिसरो के महत्व है देन है, सिसरो की सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उसका प्राकृतिक कानून सिद्धांत है। उसकी प्राकृतिक कानून की धारणा स्टोइक विचारधारा पर निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण सुधार है। प्राकृतिक कानून ही उसने न केवल सुस्पष्ट और युक्तिसंगत व्याख्या दी है प्राकृतिक कानून की। दूसरा हो गया प्राकृतिक कानून से संबंधित सिसरो की दूसरी महत्वपूर्ण देन है सीमित राजतंत्र का सिद्धांत। इस संबंध में उसने इन विचारों का प्रतिपादन किया कि सत्ता का आधार जनहित होना चाहिए, उसका प्रयोग कानून के अनुसार किया जाना चाहिए और उसका औचित्य केवल नैतिक आधार पर ही सिद्ध किया जा सकता है। उसने इस बात पर बल दिया कि स्वयं राज्य और उसका कानून ईश्वरीय कानून, नैतिक कानून अथवा प्राकृतिक कानून के अधीन है। अब हो गया संक्षेप में यह है कि सिसरो का महत्व विशिष्ट राजनीतिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में नहीं है, अपितु इस बात में है कि उसने यूनान के आदर्शों को रोम विचारधारा में प्रविष्ट होने में योग दिया। उसने रोम के कानून संबंधी विचारकों के साथ न्याय और औचित्य के विचारों को मिलाकर रोमन विधि शास्त्र को विकसित करने और उसे पूर्णता प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण अंशदान किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया सिसरो के राजनीतिक विचार के बारे में। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.